गरीब लानू चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ गर्मी से तड़प रही थी। मम्मा, घोंसले के अंदर इतनी तपन है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे पंख जल रहे हैं मम्मा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। धीरज रखो मेरी प्यारी बच्ची, तुम बस अपनी आंखें बंद रखो। मैं इस सूखे पत्ते से तुम्हें ठंडी हवा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। तभी पास के एक बहुत बड़े और मजबूत पेड़ की डाल पर रहने वाला अमीर कालू कौवा अपनी घमंडी पत्नी गोरी कवि के साथ वहाँ से गुजरा। कालू कौवे ने पैसों के दम पर हिमालय से जादुई बर्फ मंगवाकर अपने लिए एक आलीशान बर्फ का घर बनाया था। अरे ओ गरीब भिखारना चिड़िया, कब तक इन सूखे पत्तों से अपनी बेटी को हवा करती रहेगी? जरा आंखें खोलकर ऊपर देखो, मेरे कालू जी ने हमारे लिए साक्षात स्वर्ग जैसा बर्फ का घर बनवाया है। बिल्कुल गोरी, हमारे इस बर्फ के घर के अंदर इतनी ठंडक है कि मानो हम पहाड़ों की वादियों में बैठे हों। इस मरियल चिड़िया की किस्मत में तो जिंदगी भर इस कड़कती धूप में तपना ही लिखा है। कालू भैया, गोरी बहन, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो आप खुश रहिए, लेकिन इस संकट की घड़ी में मेरी लाचारी का मजाक तो मत उड़ाइए। मजाक नहीं, हम तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहे हैं। चलो कालू जी, अंदर चलकर ठंडी हवा में मलाईदार दूध पीते हैं। यहाँ खड़े रहने से गर्मी लग रही है। दोपहर होते होते धूप इतनी तेज हो गई कि हवा के झोंके आग की लपटों जैसे लगने लगे। गर्मी के कारण नन्ही गुड़िया का शरीर तपने लगा और वो बेहोश होने लगी, जिससे रानू चिड़िया का कलेजा कांप उठा। रानू चिड़िया घबराकर बेहोश गुड़िया को अपने पंखों में उठाती है और उड़ती हुई कालू कौवे के ठंडे बर्फ के घर के दरवाजे पर पहुंचती है। कालू भैया, गोरी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरी गुड़िया गर्मी के मारे बेहोश हो रही है, मेरी बच्ची की जान बचा लो। अरे चिल्लाना बंद कर चिड़िया, इतनी दोपहर में हमारे बर्फ के घर के सामने आकर क्यों मातम मना रही है? क्या चाहिए तुझे? कालू भैया, मेरी गुड़िया की हालत बहुत खराब है, कृपा करके सिर्फ आज की दोपहर उसे अपने बर्फ के घर के एक छोटे से कोने में बैठ जाने दीजिए, ताकि उसे थोड़ी ठंडक मिले और उसकी जान बच सके। पीछे हट चिड़िया, मुफ्त में हमारे घर की ठंडक लेने आ जाती है। क्या तुझे पता है कि इस बर्फ को हिमालय से मंगवाने में मेरे कितने पैसे खर्च हुए हैं? चल भाग यहाँ से। अगर तुम्हारी ये बदबूदार और बीमार बेटी हमारे साफ सुथरे बर्फ के घर के अंदर आई तो इसकी तपन से हमारी कीमती बर्फ पिघल जाएगी। अपनी औकात में रह और कहीं और जा। गोरी बहन, इतनी निर्दयी मत बनो। आज तुम एक माँ की लाचारी का मजाक उड़ा रही हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। घोर अपमान से टूटी हुई रानू चिड़िया अपनी बेहोश बेटी गुड़िया को छाती से लगाकर रोती हुई घने जंगल की तरफ उड़ गई। वो एक सूखे तालाब के पास पहुंची, जहां धूप में तड़पते हुए एक बूढ़े और बीमार हंस जमीन पर गिरे पड़े थे। दादा, उठिए दादा, इस कड़कती धूप में आप यहाँ अकेले क्यों पड़े हैं? ये पानी पीजिए, आपको आराम मिलेगा। धन्यवाद चिड़िया रानी, तुमने इस संकट के समय अपनी खुद की तकलीफ भूलकर एक अजनबी की जान बचाई है। तुम्हारी ये ममता और दयालुता बेमिसाल है। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो बूढ़ा बीमार हंस एक बहुत ही दिव्य और चमकीले प्रकाश में बदल गया। वो कोई साधारण हंस नहीं, बल्कि जंगल के रक्षक देवदूत थे। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारी बेटी गुड़िया को अब ये भीषण गर्मी कभी परेशान नहीं करेगी। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हें एक उपहार। महाराज, ये कैसा बीज है? इससे क्या होगा? ये जादुई बीज है रानू, इसे ले जाकर अपने घोंसले के ठीक नीचे मिट्टी में दबा देना। ये बीज केवल उन लोगों को बर्फ जैसी ठंडी हवा और चंदन जैसी खुशबू देगा जिनका दिल साफ और सच्चा है। लेकिन याद रखना, कपटी और लालची लोगों के लिए ये आग की लपट बन जाएगा। रानू चिड़िया देवदूत को प्रणाम करके तुरंत अपने घोंसले की तरफ उड़ी। उसने घोंसले के नीचे जाकर उस जादुई बीज को मिट्टी में दबा दिया और देखते ही देखते उसका पूरा घोंसला एक अद्भुत चमत्कार से भर गया। वाह मम्मा, ये अचानक क्या हुआ? हमारे घोंसले के अंदर तो इतनी ठंडी हवा चल रही है, मानो हम पहाड़ों पर आ गए हों। मेरी सारी थकावट और बीमारी गायब हो गई मम्मा। ये ऊपर वाले का न्याय है मेरी बच्ची।
देवदूत ने हमारी सच्चाई देखकर हमें ये जादुई शीतलता का आशीर्वाद दिया है। रानो चिड़िया के घोंसले से निकलने वाली ठंडी हवा की खुशबू पूरे सुंदरवन जंगल में फैल गई। उधर दोपहर के 2 बजते ही सूरज की गर्मी इतनी भयानक हो गई कि कालू कौवे का आलीशान बर्फ का घर तेजी से पिघलने लगा। गोरी, अरे ओ गोरी, गजब हो गया। तेज धूप के कारण हमारा आलीशान बर्फ का घर पिघलकर पानी बन रहा है। हमारी सारी कीमती चीजें पानी में बह रही हैं। कुछ करो गोरी। हाय दैया, इतने पैसे खर्च करके बर्फ मंगवाई थी, सब बह गई। तभी वो दूरबीन से रानू का घोंसला देखती है। कालू जी, जरा उधर देखो, उस भिखारन चिड़िया के घर से तो ठंडी ठंडी भाप निकल रही है। जरूर उसने कोई जादुई चीज चुराई है। चलो राजा जी के पास चलते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि तुरंत उड़कर जंगल के राजा तोते के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी हार और जलन को छिपाने के लिए रानू चिड़िया के खिलाफ एक बहुत बड़ी झूठी साजिश रच दी। महाराज, न्याय कीजिए। उस गरीब रानू चिड़िया ने कोई बहुत बड़ी तांत्रिक विद्या सीखी है। उसने हमारे बर्फ के घर की सारी शीतलता को अपने जादू से चुरा लिया है, जिसके कारण हमारा घर पिघल गया। हाँ महाराज, वो चिड़िया जंगल का माहौल खराब कर रही है। उसके घोंसले से कोई जादुई हवा निकल रही है। आप तुरंत सिपाहियों को भेजिए और उसका वो जादुई घोंसला जब्त करके हमें दे दीजिए। कालू और गोरी, तुम दोनों बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो। रानू चिड़िया हमेशा से एक शांत और सीधी चिड़िया रही है। बिना जांच किए मैं कोई फैसला नहीं सुना सकता। सिपाहियों, रानू चिड़िया को दरबार में हाजिर किया जाए। जो आज्ञा महाराज, हम अभी रानू चिड़िया को लेकर आते हैं। सिपाही उड़कर रानू चिड़िया के घोंसले पर पहुंचे और आदर पूर्वक रानू और गुड़िया को राजा के दरबार में लेकर आए। दरबार में जंगल के सभी पक्षी इस अनोखे ड्रामे को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। रानू चिड़िया, कालू कौवे का आरोप है कि तुमने कोई जादुई चीज हासिल की है, जिससे तुमने इनके बर्फ के घर की ठंडक चुरा ली है। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है? महाराज, मैंने किसी की कोई चीज नहीं चुराई। कालू भैया का घर तो सूरज की तेज धूप से पिघला है। मेरे पास जो शीतलता है वो तो जंगल के देवदूत का आशीर्वाद है, जो उन्होंने मेरी बेटी की जान बचाने के लिए हमें दिया है। झूठ बोल रही है ये चिड़िया महाराज। भला देवदूत इसे ही आशीर्वाद क्यों देंगे? ये सब पाखंड है। महाराज, आप खुद चलकर इसके घोंसले की जांच कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ महाराज, आप खुद हमारे घर चलकर देखिए। हमारी ठंडक तो ईश्वर की देन है, लेकिन याद रखिएगा, हमारे घर का फैसला केवल हमारी मम्मा की नियत ही करेगी। ठीक है, पूरा दरबार अभी रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ प्रस्थान करेगा। मैं खुद इस रहस्य की जांच करूंगा। राजा तोता, कालू कौवा, गोरी कवि और जंगल के बाकी सभी पक्षी उड़ते हुए रानू चिड़िया के नीम वाले पेड़ के पास पहुँचे। घोंसले के बाहर आते ही सबको मलय चंदन जैसी ठंडी और सुखद हवा का एहसास होने लगा। वाह, अद्भुत! इस घोंसले के अंदर कदम रखते ही मेरी पूरी थकान मिट गई। यहाँ की हवा तो सचमुच अमृत जैसी शीतल और पवित्र है। रानू चिड़िया, तुम सच कह रही थी। देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि इसके पास कोई जादुई चीज है। लाइए, अब इस घोंसले को हमारे हवाले कर दीजिए। हम इसके असली हकदार हैं। लेकिन जैसे ही कालू कौवे और गोरी कवि ने घोंसले के बीच में कदम रखा, देवदूत की कही बात सच हो गई। जादुई बीज ने कौवों के अंदर छिपे लालच, घमंड और पाप को पहचान लिया और अचानक एक भयंकर ट्विस्ट आया। ओ बापू रे, बचाओ! इस चिड़िया के घर में तो आग लगी है। मेरे पैर जल रहे हैं, मेरे पंख झुलस रहे हैं। गोरी भागो, यहाँ तो नरक जैसी गर्मी है। हाय दैया, मर गई रे। यहाँ तो इतनी भयानक तपन है कि मेरा दम घुट रहा है। राजा साहब, बचाओ, हमें बाहर निकालो, हम जल जाएंगे। मूर्ख कौवो, शांत रहो। मुझे और बाकी पक्षियों को तो यहाँ बर्फ जैसी शीतलता मिल रही है। ये चिड़िया का कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तुम दोनों के पापों और दुष्टता का फल है।
कालू भैया, गोरी बहन, कहा था कि ये जादुई बीज केवल साफ दिल वालों को शीतलता देगा, लेकिन कपटी और लालची लोगों के लिए ये आग की लपट बन जाएगा। आज तुम्हारी बुरी नीयत ने ही तुम्हें ये सजा दी है। कालू कौवे और गोरी कौवी का सारा घमंड पल भर में पिघलकर मिट्टी में मिल गया। वे गर्मी और आग की तपन से तड़पते हुए घोंसले से बाहर भागे और पेड़ के नीचे जमीन पर गिरकर रानो चिड़िया के सामने हाथ जोड़ने लगे। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अपनी धन दौलत और बर्फ के घर के घमंड में अंधे हो गए थे। हमने तुम्हारी तड़पती हुई बेटी को अपने घर से भगाया था। आज हमें अपनी करनी की सजा मिल गई। रानू बहन, तुम बहुत दयालु हो, हमारी जान बचा लो। इस असह्य तपन से हमें दूर करो। हमारा बर्फ का घर भी पिघल गया और हमारा अहंकार भी टूट गया। हम कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। रानू चिड़िया, इन दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। कानूनन मैं इन्हें जंगल से निकालने की सजा दे सकता हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो? नहीं महाराज, इन्हें जंगल से मत निकालिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ी सजा है। कालू भैया, आप दोनों मेरे घोंसले के बाहर पेड़ की इस ठंडी छांव में बैठ सकते हैं। यहाँ आपको गर्मी नहीं लगेगी। रानू चिड़िया की इस महानता को देखकर पूरे जंगल के पक्षियों ने तालियां बजाईं और राजा तोते ने रानू को जंगल की सबसे सम्मानित चिड़िया घोषित किया। कालू कौवे और गोरी कवि का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया और वे सीधे रास्ते पर आ गए, जबकि रानू और गुड़िया उस जादुई चंदन शीतल घोंसले में हमेशा के लिए सुख और शांति से रहने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको अमीर कालू कौवे के बर्फ के घर के पिघलने और गरीब रानू चिड़िया के जादुई घोंसले की ये भावुक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर वन जंगल में भयंकर गर्मियों का मौसम चल रहा था, जिससे सभी पक्षी बेहाल थे। रानू चिड़िया अपने भूखे बच्चों के लिए भोजन खोजने घर से निकली तो उसे एक पुराने पेड़ के नीचे एक बड़ा और मीठा पका हुआ आम गिरा मिला। वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है। गर्मियों की ये मीठी सौगात देखकर मेरा दिल खुश हो गया। जब से ये गर्मी शुरू हुई है, मेरे बच्चों ने मीठा आम नहीं खाया है। आज तो मेरे बच्चे इसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगी। रानू चिड़िया जैसे ही उस आम को अपने पंखों में उठाती है, उसे पेड़ के पीछे से किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ कालू कौवे का चालाक बेटा जग्गू जमीन पर बैठकर रोने का नाटक कर रहा था। हाय, मैं क्या करूं? इस पूरे जंगल में मेरे जैसे बदनसीब कौवे का बच्चा कोई नहीं होगा। मेरे मम्मा और पापा बहुत बुरे हैं। वे मुझे कभी कोई स्वादिष्ट भोजन या मजे मजे के फल नहीं खिलाते। अरे जग्गू बेटा, तुम पेड़ के नीचे बैठकर इस तरह रो क्यों रहे हो और अपने माता पिता के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? माता पिता की तो हमेशा यही कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा भोजन खिलाएं। नहीं रानू आंटी, आप नहीं जानती, मैंने कल सुबह से पेट भर कुछ नहीं खाया है। अगर मैं मम्मा पापा से कुछ मांगता भी हूँ तो वे मुझे डांट कर भगा देते हैं और कहते हैं कि अब तू बड़ा हो गया है, जाकर अपना भोजन खुद खोज। हाय रब्बा, ये बेचारा छोटा सा बच्चा कल से भूखा है। इसके माता पिता कितने निर्दयी हैं जो अपने बच्चे को इस गर्मी में भूखा रखते हैं। मुझे इस पर बहुत दया आ रही है। जग्गू बेटा, रो मत, आंसू पोंछ लो। ये लो, तुम मेरा ये मीठा आम खा लो और अपनी भूख मिटाओ। मैंने देखा है कि इस पेड़ पर एक और आम लगा है जो अभी कच्चा है। वो कल या परसों तक पक जाएगा, तब मैं उसे अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी। थैंक यू रानू आंटी, आप बहुत दयालु हो। आप ना होती तो मैं आज भूख से मर जाता। भोली रानू चिड़िया अपना आम जग्गू को देकर खाली हाथ अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है, लेकिन जैसे ही रानू चिड़िया वहाँ से ओझल होती है, पेड़ के पीछे छिपे कालू कौवा और गोरी कवि बाहर निकल आते हैं। मान गए मेरे शेर बेटे, क्या कमाल की एक्टिंग की है तूने। तेरी इस रोने वाली कलाकारी के आगे तो बड़े बड़े कलाकार भी फेल है। सच कहा कालू जी, मेरा राज दुलारा बेटा दिन ब दिन बहुत समझदार और तेज होता जा रहा है। देखा कैसे उस मूर्ख चिड़िया को अपनी बातों के जाल में फंसाकर मुफ्त का आम ऐंठ लिया। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि रानू आंटी बहुत भोली हैं।
उन्हें बेवकूफ बनाना सबसे आसान है। अब आप लोग भी हंसना बंद करो, वरना कोई देख लेगा। हाँ बेटा, चलो अब जल्दी से इस आम के 3 हिस्से करते हैं। हम तीनों मिलकर इस स्वादिष्ट आम का मजा लेते हैं। अगली सुबह रानू चिड़िया फिर से उसी आम के पेड़ के पास पहुंची ताकि वो दूसरे आम को देख सके। वो ये देखकर हैरान रह गई कि जो आम कल तक बिल्कुल कच्चा था वो आज पूरी तरह पक चुका था। अरे वाह, ये आम तो आज ही पक गया। मुझे तो लगा था कि इसे पकने में अभी कम से कम 2 दिन और लगेंगे, लेकिन इस भीषण गर्मी के कारण पेड़ के बाकी आम बहुत कम और सूखे लग रहे हैं। रानू चिड़िया पेड़ को सूखता देख तुरंत उड़कर पास की नदी से अपनी बाल्टी में पानी भरकर लाती है। वो पेड़ की जड़ों में चारों तरफ अच्छी तरह से पानी डाल देती है और तभी एक कुआं को टकलार होता है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। जैसे ही मैंने इस पेड़ को पानी दिया, इस पर लगे छोटे छोटे कच्चे आम तुरंत बड़े होकर पक गए। ये तो बहुत ही जादुई पेड़ है। चलो मैं आम तोड़ लेती हूँ। रानू चिड़िया आम तोड़कर जैसे ही मुड़ने वाली होती है, उसे फिर से किसी के रोने की आवाज आती। इस बार जग्गू कौवा चौक पर बैठे मिट्ठू तोते के सामने वही पुरानी रोने वाली एक्टिंग दोहरा रहा था। तोते अंकल प्रणाम, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मेरे मम्मा पापा बहुत जालिम हैं। वे मुझे खाने को कुछ नहीं देते और कहते हैं कि तू अब बड़ा हो गया है, अपना भोजन खुद खोज। जैसे इसके माता पिता कामचोर और चालाक है, वैसे ही ये खुद भी है। मुझे याद है उस दिन भी ये किसी और पक्षी को यही सब कहकर बेवकूफ बना रहा था और आज मुझे फंसाने आया है। तोते अंकल प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ओहो जग्गू बेटा, ये लो, तुम मेरा ये अमरूद ले लो और यहाँ से जाओ। आइंदा मेरे सामने आकर ये रोना मत रोना। थैंक यू तोते अंकल। जग्गू की जाते ही रानू चिड़िया उड़कर मिट्ठू तोते के पास आती है। उसकी आंखों में कौवों की इस चालाकी को देखकर भारी गुस्सा था। तोते भैया, बहुत चालाक है ये कौवे और इनका ये बेटा भी। क्या आपको पता है कि ये जग्गू कितना बड़ा फरेबी है? क्या हुआ रानू बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जग्गू ने ऐसा क्या कर दिया? तोते भैया, जो कुछ अभी ये जग्गू आपसे कहकर गया है, यही सब उसने कल मुझसे भी कहा था। उसने कल मुझसे झूठ बोलकर मेरा मीठा आम ले लिया था। वो रोज सबसे यही सब कहकर भोजन मांगता है और उसके माता पिता पीछे छिपकर मजे उड़ाते हैं। अरे नादान, मैंने तो अपना कीमती अमरूद उसे यूं ही दे दिया। हाँ, अब मुझे समझ आया कि ये कौवे कितने बड़े धोखेबाज हैं। आइंदा मैं कभी उसकी इन झूठी बातों में नहीं आऊंगा। अगली सुबह जब रानू चिड़िया आम के जादुई पेड़ को पानी दे रही थी, तो चालाक जग्गू पास के एक घने पेड़ पर छिपा बैठा था। उसने देख लिया कि पेड़ को पानी देते ही चमत्कारी रूप से तुरंत आम लग जाते हैं। अच्छा, तो ये राज है। मतलब पेड़ को पानी दो तो पेड़ पर तुरंत मीठे आम आ जाते हैं। अब रानू चिड़िया के जाने के बाद मैं खुद यहाँ पानी डालूंगा और सारे आम अकेले खाऊंगा। रानू चिड़िया के जाते ही जग्गू पेड़ के नीचे आता है, लेकिन नदी वहाँ से बहुत दूर थी और गर्मी बहुत तेज थी। वो आलस के मारे सोच ही रहा था कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक भूखी लोमड़ी आई और उसने जग्गू को पूंछ से दबोच लिया। अब बता तौवे के बेटे, कहाँ भागेगा? उस दिन तो तूने मुझे आम देने से साफ मना कर दिया था और ऊपर से मेरे सिर में पत्थर भी मार कर दिया था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो लोमड़ी मौसी। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो आम लेने आया हूँ। तुम अगर मेरी पूंछ छोड़ोगी तभी तो मैं तुम्हें सारी बात बता सकूंगा। हाँ बता, जल्दी बता क्या बात है। अगर तूने झूठ बोला तो मैं तुझे एक चबाने में खा जाऊंगी। मौसी, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इस पेड़ को जैसे ही पानी देते हैं, इस पर तुरंत बड़े बड़े मीठे आम लग जाते हैं। तुम एक काम करो, जल्दी भाग कर जाओ और नदी से पानी ले आओ, फिर हम दोनों मिलकर सारे आम खाएंगे। मैं क्यों जाऊँ पानी लाने? तुम उड़ सकते हो, तुम जाओ पानी लेकर आओ। अरे मौसी, मेरी तो सिर्फ 2 छोटी टांगे हैं और पंख भी छोटे हैं। तुम्हारी 4 मजबूत टांगे हैं। तुम पूरे जंगल में सबसे तेज भाग सकती हो।
तुम इतनी सुंदर और फुर्तीली हो, तुम मुझसे बहुत पहले पानी ले आओगी। हाँ, ये तो तुमने सच कहा। मैं पूरे जंगल में सबसे तेज दौड़ती हूँ। ठीक है, मैं अभी बाल्टी उठाकर नदी से पानी भरने जाती हूँ। तुम यही रुको। मूर्ख लोमड़ी, चलो, मुझे तो बिना किसी मेहनत के मीठे आम मिल जाएंगे। जैसे ही वो पानी डालेगी और आम उगेंगे, मैं आम लेकर उड़ जाऊंगा और वो हाथ मलती रह जाएगी। थोड़ी ही देर में लोमड़ी पानी से भरी बाल्टी लेकर वापस आई। जग्गू ने तुरंत बाल्टी से पानी लेकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पानी डालते ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर 2 बड़े और रसीले आम पककर तैयार हो गए। वाह, ये तो सचमुच जादुई पेड़ है। चल जग्गू, जल्दी कर, पेड़ पर ऊपर उड़ और दोनों आम तोड़कर नीचे ला। एक आम तेरा और एक मेरा। हाँ मौसी, मैं अभी लाया। लोमड़ी मौसी, बाय बाय। ये दोनों आम अब मेरे हैं, तुम सूखी बाल्टी चाटो। जग्गू लोमड़ी को धोखा देकर इतनी तेजी से भागा कि हड़बड़ाहट में उसे सामने का बड़ा पेड़ नजर नहीं आया। वो पूरे वेग से उस पेड़ की तने से टकराया और चक्कर खाकर सीधे जमीन पर गिर पड़ा और आम दूर जा गिरे। कौवे के बच्चे, तूने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुझे धोखा देने की कोशिश की है। पहले पत्थर मारा और आज आम लेकर भाग रहा था। आज तो मेरा मांस खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। मुझे माफ कर दो मौसी, मुझे मत मारो, बचाओ, मम्मा बचाओ। लोमड़ी ने बिना कोई समय गवाए जग्गू पर हमला कर दिया और उसे कच्चा चबा गई। जग्गू की चालाकी और लालच ने ही उसकी जान ले ली। लोमड़ी दोनों आम उठाकर अपनी गुफा की तरफ चली गई। शाम ढलने लगी थी और सूरज पूरी तरह छिप चुका था। जब जग्गू रोज की तरह समय पर घर नहीं लौटा तो उसके घोंसले में बैठे कालू कौवे और गोरी कवि को गहरी चिंता होने लगी। कालू जी, रात होने को आई है पर अभी तक हमारा जग्गू घर वापस नहीं आया। रोज तो वो इस समय तक किसी न किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर कुछ न कुछ खाने की चीज लेकर आ जाता था। हाँ गोरी, बात तो तुम्हारी चिंताजनक है। इस गर्मी में वो कहाँ रह गया? चलो हम खुद जंगल में जाकर उसे खोजते हैं। दोनों कौवे अपने घोंसले से निकलकर घने जंगल की तरफ उड़े। वे पूरे जंगल में भटक भटक कर अपने बेटे का नाम पुकार रहे थे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। जग्गू बेटा, जग्गू बेटा, मेरे प्यारे बच्चे कहाँ हो तुम? आवाज दो बेटा, अपनी मम्मा के पास वापिस आ जाओ। जग्गू, कहाँ छुपे हो बेटे? देखो तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, बाहर आओ। कालू जी, पूरा जंगल छान मारा पर जग्गू कहीं नहीं मिला। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। तभी उड़ते उड़ते गोरी कवि की नजर उसी जादुई आम के पेड़ के नीचे पड़ी, जहाँ जमीन पर कुछ काले पंख बिखरे हुए थे और सूखी मिट्टी पर खून के धब्बे लगे थे। दोनों कौवे तुरंत नीचे उतरे। हाय दैया, सर्वनाश हो गया। कालू जी देखो, ये पंख तो हमारे प्यारे जग्गू के ही हैं। मेरे बच्चे को क्या हो गया? हमारा बेटा कहाँ चला गया? कोई है? किसी ने देखा है कि हमारे बेटे के साथ क्या हुआ? हमारा जग्गू कहाँ है? तभी उस पेड़ की खोखल में से एक बड़ा और भयानक काला नाग फुफकारता हुआ बाहर निकला। उसने कौवों को रोते देखा तो सच बताने का फैसला किया। कौवे भाई, रोना बंद करो। अच्छा, तो वो तुम्हारा बेटा था? मैं इसी पेड़ की खोखल में रहता हूँ। आज दोपहर के समय मैंने अपनी आँखों से देखा था कि जंगल की भूखी लोमड़ी उस छोटे कौवे को यहाँ जिंदा चबा रही थी। ये क्या हो गया कालू जी? हमारा इकलौता बेटा चला गया। भोजन लाना और कमाना तो हमारा फर्ज था, लेकिन हम अपनी कामचोरी और आलस की वजह से अपने छोटे बच्चे को रोज फरेब करने भेज देते थे। आज हमारी ही बदमाशी ने हमारे बच्चे की जान ले ली। गोरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हम खुद मेहनत करते और अपने बेटे को सही संस्कार देते, उसका साथ देते, तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। दूसरों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में आज हमारा आशियाना ही उजड़ गया। ये भगवान ने हमें हमारे पापों की सजा दी है। कालू कव्वे और गोरी कवि का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनका इकलौता बेटा उनकी लालच की भीड़ चढ़ चुका था।
इस कहानी से हमें यही सबसे बड़ी सीख मिलती है कि बच्चों को छल कपट और चालाकी सिखाने का अंजाम हमेशा भयानक होता है। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही इंसान को सुरक्षित रखता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको चालाक जग्गू कव्वे के अंत और लालच के दुष्परिणाम की ये सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।